नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश लोहिया। प्रोफेसर सब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय काल है, ये है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। ये समय काल है। अब जो ये वैदिक काल है, चूंकि इस काल में वेदों की रचना हुई, अतः इसको वैदिक काल कहा गया है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है देखो ऋग्वेदिक काल, जिसका समय काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। एक है उत्तर वैदिक काल, इसका समय काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसे दो भागों में क्यों बांटा गया, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखो, एक मैं और पॉइंट बता दूं कि ये जो ऋग्वेदिक काल है ना, इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। दो भाग में बांटने का जो मोटे तौर पर कारण है वो ये कि इस समय पशुपालन हो रहा था और इस समय कृषि हो रही थी। तो ये जो आर्थिक आयाम है, ये पशुपालन और कृषि, इससे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से ये समझाता हूँ। जैसे मान लो ऋग्वेदिक काल में पशुपालन हो रहा था, तो पशुपालन से मनुष्य का जीवन अस्थायी था। जहाँ भी चारागाह की उपलब्धता होती, वहाँ पशुओं को गति करना पड़ता था और पशुओं के साथ साथ मनुष्य भी चले जाते। तो अस्थायी जीवन से कबीलाई व्यवस्था बनी। कबीलाई व्यवस्था में मुखिया प्रमुख होता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। आर्थिक जो पक्ष था वो केवल निर्वात व्यवस्था के रूप में ही था। अधिशेष की गुंजाइश नहीं थी, व्यापार वाणिज्य नहीं था, सिक्के नहीं थे। समाज में पशुपालन करने लगे थे और दूसरे अन्य देश से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, तो पशुपालन में पुरुष का अधिक महत्व, पुरुष प्रधान समाज स्थापित हो गया। तो ये देखिए, पूरे हर क्षेत्र में जो परिवर्तन है इस पशुपालन से हुआ। कृषि है, जैसे उत्तर वैदिक काल में कृषि से जीवन स्थायी हुआ। स्थायी जीवन से क्या हुआ कि बड़े क्षेत्र पर निवास करने लगा मनुष्य इस काल में, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई। राजा के कुछ सहयोगी मंत्री वगैरह भी थे, अधिकारी वर्ग भी थे इस काल में। आर्थिक जीवन में कृषि करने लगे तो कृषि का महत्व बढ़ा। और सामाजिक जीवन में देखें तो महिलाओं की दशा जो स्थापित हो चुकी थी पहले पुरुष प्रधान समाज के अधीन, अब इस समय पुरुष प्रधान समाज के अधीन महिलाओं की दशा धीरे धीरे खराब होने लगी। दास भी इस काल में थे, है ना। और अन्य वेदों की इस काल में रचना भी थी और कुछ ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों की भी रचना भी थी। तो मोटे तौर पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पशुपालन और कृषि से जो है ना, ये इन दोनों काल में जो है वैदिक काल को दो भागों में बांटना पड़ा। ठीक है, इस वजह से हम इसे ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो अब बात आती है कि जो ये लोग हैं वैदिक काल के, ये कहाँ से आए थे। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के समय देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत के ही थे। भारतीय उपमहाद्वीप में ही स्नेह स्नेह धीरे धीरे उनका विकास हुआ था। ये कौन थे? पहली बात तो इनको आर्य कहा जाता है, आर्य। और आर्य संस्कृति, आर्य जो है ना, ये आर्य, ये भाषा एवं संस्कृति को संबोधित करता है ये शब्द। और आर्य के अन्य नाम हैं विशेष, विशिष्ट, कुलीन, उच्च, संभ्रांत। ठीक है, ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता परीक्षा आरपीएससी 2012-13 में आया था कि आर्य शब्द किसको संबोधित करता है। ये ना किसी गुण ना किसी धर्म को संबोधित करता है, ये अभी तो भाषा संस्कृति को संबोधित करता है। ठीक है, तो ये तो शब्द देख लिया कि भाई वैदिक काल के जो लोग हैं वो आर्य थे। अब आर्य आए कहाँ से? तो ये आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, आर्य कहाँ से आए थे? तो आए थे ये मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से आए ऐसा किसने कहा? मैक्स मूलर ने कहा है। ठीक है, मध्य एशिया से आए ऐसा किसने कहा? मैक्स मूलर ने कहा है। अब बात ये आती है कि मध्य एशिया के देश कौन से हैं, तो मैं आपको यहाँ दर्शाता हूँ। यहाँ देखें आप, यहाँ देखें आप, ये भारत, ये अफगानिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान।
तो अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान आते हैं, तो ये जो देश है ना, ये मध्य एशिया के देश माने जाते हैं, यहाँ से आए थे। ठीक है, तो यहाँ तो देखो ऊपर तो हिमालय, तो ऐसे तो आ नहीं सकते ये। तो ये ईरान से होते हुए, ईरान से पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ आए थे। चूँकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का ही अंग था। तो ईरान से होते हुए ये भारत की तरफ आए थे, भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आए थे। तो ऐसा मैक्स मुलर ने जो कहा है, ये इस बोगज को ये अभिलेख के तथ्य के आधार पे कहा है। एक अभिलेख मिला ईरान से, ये अभिलेख जो है बोगज को अभिलेख ईरान से मिला है, 1400 ईसा पूर्व का है। और स्कूल व्याख्याता परीक्षा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि इसमें 4 देवता कौन कौन से। तो ऑर्डर आपको ऐसे ही याद रखना है, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते, ये 4 देवता हैं। तो बोगज के अभिलेख में इन चारों देवताओं का विवरण मिलता है, चारों देवताओं का नाम मिलता है कि ये 4 देवता, एक 2 जातियां थी इस समय ईरान में, हित्ती और मितानी, उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के बाद समझौता हुआ, तो समझौते में इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते को समझौते का साक्षी बनाया गया, यानी इनको इनका नाम लेकर प्रण किया गया कि समझौता नहीं तोड़ेंगे। तो ये बोगज को अभिलेख जो मिला ईरान से, और इनमें इन 4 देवताओं की चर्चा है, इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते। और यही देवता जो हैं, इनकी चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है, जो कि ऋग्वेदिक काल के आर्यों का प्रमुख ग्रंथ भी था। ठीक है, इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते। तो इस आधार पर कहा जाता है कि आर्यों की एक शाखा ईरान में भी बसी थी, जो कि बोगज के अभिलेख से ज्ञात होता है, और फिर ये वहाँ से भारत की तरफ भी आए थे। तो ये तो बात आपकी इतनी समझ में आ गई होगी। आगे आपको पूरा टॉपिक ये समझना है, पूर्व वैदिक काल। तो एक पॉइंट आपको याद करना है, पॉइंट नीचे लिखा हुआ है क्या, ये रहा, कबीलाई पशुचारणी अर्थ व्यवस्था। एक ही पॉइंट याद रखना है, कबीलाई पशुचारणी अर्थ व्यवस्था। ठीक है, तो देखो, एक तो ये आर्य कहाँ से आए, हम बात कर चुके हैं, मध्य एशिया, मैक्स मुलर ने कहा। ठीक है, और ये क्यों आए, इस पे अब हम बात कर लेते हैं। क्योंकि आर्य जो थे ना, इस समय ये कबीलों में रहते थे और पशुओं को चलाते थे, ये ऐसी इनकी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, पशुपालन जो था ना, ये मुख्य इनका कार्य था इस समय। तो आज भी अगर आप देखें, ये जो मध्य एशिया के देश हैं, उनमें जो संसाधन हैं, तेल और गैस ही है, वहाँ कृषि आदि होती नहीं है। ठीक है, चूंकि वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र इस तरह का है, तो गैस और तेल वगैरह भी यही ज़्यादा होते हैं। तो आज भी वहाँ कृषि नहीं होती, उस समय भी कृषि नहीं होती थी, छोटे मोटे घास फूस उगते थे, यानी पशुपालन मुख्यतः होता था। तो जैसे ही पशुओं के लिए चारा समाप्त होता गया, तो ये जो कबीले थे, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो ये मध्य एशिया से ईरान की तरफ आए, ईरान से ये भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़े। तो कहाँ से आए, क्लियर हो गया। क्यों आए, क्योंकि कबीलों में रहते थे, पशुपालन करते थे, चारा खत्म हो गया, इसलिए भारत की तरफ बढ़ गए। कौन थे, ये भी हम बात कर चुके हैं, आर्य थे। ठीक है, वैदिक काल के लोग कौन थे, तो ये आर्य थे। आर्य का अर्थ क्या है, ये हम सब बात कर चुके हैं। तो ये इतनी बात आपके समझ में आ गई। कबीलाई पशु चराने की अर्थव्यवस्था, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही इजीली ये समझा दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो ये ऋग्वेदिक काल है, इसको जानने के स्रोत क्या क्या हैं हमारे पास में। तो सबसे पहला स्रोत है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक स्रोत क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद एक पुस्तक है और ये एक संहिता है। संहिता का मतलब होता है कि मंत्रों का संकलन। संहिता क्या है, मंत्रों का संकलन है। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्र हैं, मंत्रों का संकलन है, जिसे संहिता कहते हैं। 10 तो इसमें चैप्टर हैं, 10 अध्याय हैं, और 1028 सूक्त हैं, और उनकी ऋचाएं हैं 10,580। ऋग्वेद के 3 भाग माने जाते हैं, शाकल, वाशकल और बालकिल्य। यहाँ अगर आप देखें 1017, ये 1017 और 11 मिलाएं तो कितने हो जाएंगे, 1028 हो जाएंगे ना। 1017 प्लस 11, 1028, तो 1028 तो हो गए यहाँ पे। तो मतलब ये हुआ कि शाकल और बालखिल्य तो उपलब्ध हो गया, मिल गया,
लेकिन वाशकल जो है ये उपलब्ध नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया। यद्यपि ये तो पता चल गया हमें कि 3 भाग हैं ऋग्वेद के, लेकिन शाकल और बालकिल्य के ही मंत्र हमें मिल पाए हैं, वाशकल के मंत्र नहीं मिल पाए। 10 मंडल है, 10 में से सबसे जो नया माना जाता है, मतलब ऋग्वेदिक काल में जो सबसे अंतिम में जो प्राप्त किया गया, जो रचा गया था, ये था 10वां मंडल। ठीक है, ये सबसे नवीन माना जाता है। आगे हम बात करते हैं इस काल में साहित्यिक साक्ष्य के अलावा पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले। ये पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से थे? तो देखो, चित्रित दूसर मृदभांड। आपसे ये प्रश्न पूछता है कि प्रत्येक काल के मृदभांड क्या है। नेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। एक तरफ आपको मृदभांड दे देगा, एक तरफ आपको काल दे देगा। ये काल दे देगा, एक तरफ से जैसे मृदभांड दे देगा। तो अब आपको इनको मैच करना होगा। तो अभी तक जो मृदभांड हो गए हैं, मैं उन पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। सिंधु घाटी में लाल गुलाबी मृदभांड का प्रयोग किया गया। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। इसके बाद में, सिंधु के बाद में हम बात करेंगे तो उत्तर हड़प्पा, ताम्रपाषाण के दो, उत्तर हड़प्पा के दो, इस काल में काले लाल मृदभांडों का प्रयोग किया गया। और इसी काल में, उत्तर हड़प्पा काल में ही, जो गंगा यमुना का क्षेत्र है, यहाँ जो मृदभांड थे, ये थे अपने OCP, गेरू वर्णीय मृदभांड। ठीक है, ओकर कलर पोट्री। और अब हम बात कर रहे हैं वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल की। तो यहाँ मृदभांड कैसे हैं? चित्रित दूसर मृदभांड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। अब चित्रित दूसर कैसे होते हैं? फोटो नीचे आप देख सकते हो, ये दोनों ही चित्रित दूसर मृदभांड की फोटो है। ठीक है, दूसर मिट्टी जैसा कलर है इनका। ठीक है, ये हो गया आपके चित्रित दूसर मृदभांड। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो साक्ष्य मिलता है इस काल के संदर्भ में, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य ये है, बोगजकोई अभिलेख या वोगाजकोई अभिलेख भी इसको कहते हैं। इसको मित्तरनी अभिलेख भी कहते हैं। ईरान से प्राप्त हुआ 1400 ईसा पूर्व का। ये इसमें क्या जानकारी है, मैं आपको ये जानकारी दे चुका हूँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इस लेख में इत्ती राजा सुबिलिमा और मितानी राजा मत्यूजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्रमित्र वरुण नास्ते का उल्लेख मिलता है, जो कि हम बात कर चुके हैं। नीचे आप फोटो देखेंगे तो ये आपके बोगजकोई अभिलेख है। ठीक है, बोगजकोई अभिलेख है। आप इनका ऑर्डर ध्यान रखेंगे, इंद्रमित्र वरुण नास्ते, इन देवताओं की इसमें बात की गई। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अभी मैंने आपको बताया था कि आर्य किस देश से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। नीचे अगर आप फोटो देखें हैं इसको, तो आपको ये मध्य एशिया के देश भी दिखेंगे, है ना। ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये भारत हो गया, इंडिया हो गया, है ना। तो ये अफगानिस्तान के देश हैं। अब बात ये आती है कि मैक्स मुलर ने कहा मध्य एशिया, ये तो हमें याद है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब प्रश्न ये पूछते हैं कि किस विद्वान ने क्या विचार प्रस्तुत किया कि वैदिक काल के लोग कहाँ से आए थे। तो एक एक करके हम इनको कनेक्ट करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। देखो, वैसे तो हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा है, याद करने में बहुत दिक्कत होती है। हर चीज़ को मैं कनेक्ट करके चलूँगा तो आपको इजी लगेगी काफ़ी। तो बढ़ते हैं आगे, अविनाश चंद्रा पे आते हैं सबसे पहले। देखो, अविनाश चंद्र नाम से पता चल रहा है कि भाई ये तो भारतीय है। तो भारतीय कहता है कि भारत वाले प्रदेश से आए थे, सब सिंधु प्रदेश, सब सिंधु प्रदेश फोटो में आप देख रहे हो। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों वाले क्षेत्र से ही आर्य आए थे, ऐसा कहा अविनाश चंद्रा ने। इसके बाद आएंगे हम गंगानाथ झा पे। देखो, गंगानाथ झा को आप ऐसे याद करें, जहाँ गंगा नदी है वहाँ ऋषि रहते हैं, ब्रह्म ऋषि देश। जहाँ गंगा नदी है वहाँ ऋषि रहते हैं। ठीक है, गंगा के आसपास हमें पता है कि ऋषि आदि रहते ही हैं। दूसरा याद हो जाएगा, 1, 2 और 3 तो आपके कवर हो गए। ठीक है, चौथे पे आते DS त्रिवेदी। देखो, डी से देविका, देविका मुल्तान। फिर आगे LD कल, के से कश्मीर, कश्मीर और हिमालय।
तिलक ने कहा था, एक पुस्तक है तिलक की, मैं आपको बता देता हूँ। पुस्तक का नाम है आर्कटिक ऑफ द होम वेदास। आर्कटिक ऑफ द होम वेदास मतलब आर्कटिक प्रदेश जो है वही इनका निवास स्थान है वैदिक काल के लोगों का। अब आर्कटिक क्षेत्र कौन सा है? जहाँ देखो नीचे आप देखो बर्फ ही बर्फ रहती है। और मैं आपको इस तरह से बताऊं ये कि ये देखें, अगर ये आप इसको इस तरह से याद करें, देखें इसको कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी होगी। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है इसको तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, इसको आर्कटिक भी कहते हैं। और ये जो दक्षिण भाग है इसको अंटार्कटिक कहते हैं, इसको दक्षिण ध्रुव भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं तिलक कि जहाँ, अब आपको पता होगा कि सूर्य की किरणें यहाँ 6 महीने पड़ती है, फिर नेक्स्ट 6 महीने यहाँ गिरती है, यानी 6 महीने दिन और 6 महीने रात कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव में होती है, आर्कटिक प्रदेश में होती है। तो तिलक जी ने कहा, इनकी पुस्तक याद रह जाएगी उस आधार पे, आर्कटिक ऑफ द होम वेदास, आर्कटिक क्षेत्र से वैदिक काल के लोग आए थे, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गई बात। मैक्स मुलर ने कहा, ये आपको पहले से पता है। रोड्स बैक्टीरिया, ये आपको मैं इस तरह से कनेक्ट करवा देता हूँ। देखो यहाँ देखो तो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया प्रदेश, ठीक है, ईरान के पास में है ये ना, ये यूनान है। तो एक्चुअली में क्या था, ये यूनान और बैक्टीरिया जो था ना, ये सिकंदर के पास था। आपको याद करवा रहा हूँ मैं कनेक्ट करवा के, ताकि भूलो ना। ऐसे सीधे भी याद कर सकते हैं लेकिन वो लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे आपको। सिकंदर आया था बैक्टीरिया से, यूनान से, बैक्टीरिया से, और यूनान से आता गया सीधा, उस समय स्थल मार्ग था, जल मार्ग तो था नहीं, स्थल मार्ग से सीधा भारत की तरफ आया घोड़े पर बैठकर, यानी सिकंदर रोड से जो है भारत की तरफ आया था। तो रोड से कौन आया? सिकंदर। तो रोड्स जो है ना, रोड्स ने कहा ये बैक्टीरिया क्षेत्र से आए थे। तो ये सारे जो आपके सामने विचार आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। गार्डन चाइल्ड नेरिंग ने कहा दक्षिण रूस से आते हैं, ठीक है। गार्डन चाइल्ड और नेरिंग ने कहा दक्षिण रूस। गार्डन चाइल्ड आपको याद भी होगा, नाम ये सिंधु घाटी सभ्यता में आया था। आर्यों के हमले से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था, इसी ने तो बताया था। पेन का और हर्ट को देखो आप इस तरह से याद करो कि जब कुछ जलेगा, जलना, जर्मनी जलना, बॉडी का पार्ट कुछ जलेगा तो पेन होगा और हर्ट होगा। दयानंद जी कहते हैं कि देखो ये तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात करते हैं और कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो दयानंद जी कहते हैं कि भारत उपमहाद्वीप के बिल्कुल पास में जो एक देश है तिब्बत, इस तिब्बत से ही आए थे, ऐसा विचार इन्होंने रखा दयानंद जी ने। मेयर पामीर, मिलता जुलता ही नाम है, मेयर पामीर, पामीर के पठार से आए थे ऐसा इन्होंने माना। ये देखो ये रहा पामीर का पठार, अगर आप मैं गोला कर रहा हूँ, पामीर का पठार, ये रहा, ये हिमालय से ऊपर जो है ये पामीर का पठार है, ठीक है। यहाँ से आए थे ऐसा किसने कहा? मेयर ने। हर्जफील्ड ने कहा कि भाई रूस और तुर्किस्तान वाले क्षेत्र से आए थे। एक लास्ट है गाइल्स, गाय है ना, गाय, वो हंगरी है, भूखी है। तो गाय ने कहा हंगरी, गाइल्स ने कहा हंगरी की डेन्यूब घाटी से आया था। तो इसमें आप ये डेन्यूब घाटी देख सकते हैं, यूरोप में है ये। तो ये विचार हो गए सारे। आगे हम बढ़ते हैं। विस्तार मतलब ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे कहाँ से कहाँ तक फैले थे। तो जैसे कि मैंने सिंधु के समय भी आपको बताया था, तो आप एक बार सिंधु का विस्तार जो है इस पर मैं बात करूँगा कि हिमालय, महाराष्ट्र, इधर आलमगीरपुर था जो कि यूपी मान लो, इधर गुजरात है ही, और इधर जो है सूत का गेंडोर यानी पाकिस्तान, ये इनका विस्तार था। इस काल में विस्तार कितना था? तो इस काल में यूपी तक तो विस्तार था ही था। इधर साउथ में जो है वो महाराष्ट्र से ऊपर यानी हिमालय तक ही विस्तार माना जाता है। तो आगे इसमें देखें आप, ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, यूपी तक हो गया था, और हिमाचल, तिब्बत आदि से भी परिचित थे, अफगानिस्तान में से भी परिचित थे, दक्षिण में अरावली तक विस्तार था। फोटो में आप देख के समझ सकते हो आराम से। इधर अफगानिस्तान,
ये अफगानिस्तान होगी, हिमालय हो गया, यूपी, पाकिस्तान, नीचे जो है राजस्थान के अरावली तक इनका विस्तार माना गया है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ जाएगा इस काल में विस्तार आर्यों का कहाँ से कहाँ तक था। ऊपर हिमालय है तो किस आधार पे कह सकते हो कि भाई हिमालय में विस्तार, तो यहाँ इसको हिमवंत कहते थे। हिमवंत की एक पर्वत है मुंजुवत पर्वत से क्या करते थे, ये हिम मतलब हिम से ढका हुआ, मुंजुवत पर्वत से सोम प्राप्त किया करते थे, इससे एक मादक पेय पदार्थ था ये। ठीक है, और इधर जो है पूर्व की बात करें तो यमुना की चर्चा मिलती है 3 बार। गंगा की 1 बार मिलती, तो गंगा से परिचित नहीं माना गया, यमुना से परिचित माना गया, तो पश्चिम यूपी तक, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक विस्तार। इधर दक्षिण में बात करें तो अरावली पर्वत की चर्चा मिलती है, तो यहाँ सरस्वती नदी की चर्चा मिलती है तो राजस्थान में, और सिंधु और उसकी सहायक नदियां, अफगानिस्तान की नदियां, इनकी चर्चा मिलती है, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इनका विस्तार था। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बढ़ेंगे। फिलिप्पो सेसेटी नामक एक व्यापारी ने सबसे पहले बतलाया था कि संस्कृत और यूरोपीय भाषा में काफ़ी समानता है। विलियम जोन्स ने इसकी पुष्टि की है। देखो हुआ क्या था, जैसे ये भारतीय उपमहाद्वीप है, मैं 1 सेकंड यहाँ बना देता हूँ इसको, ये जैसे ये भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भारतीय उपमहाद्वीप हो गया, ठीक है, और ये हो गया मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। तो मध्य एशिया से जो ये पशुचारणिक लोग थे आ रहे, ये भारत की तरफ तो आए, और भारत की तरफ के अलावा ये यूरोप के अंदर भी पहुंच गए थे। ठीक है, तो इस आधार पे सेसेटी कहते हैं कि यूरोपियन भाषा संस्कृत भाषा में काफ़ी समानता, क्योंकि मूल भाषा पहले इनकी संस्कृत थी, संस्कृत से परिवर्तन होता गया, वर्तमान में हिंदी भाषाभाषी जो है ये देश है हिंदुस्तान, और संस्कृत भाषा रूपांतरित हुई यूरोपियन भाषा में, ये बदल गया संस्कृत भाषा। तो संस्कृत में, यूरोपियन भाषा में और हिंदी में इनमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है, ऐसा सेसेटी ने कहा। बाद में विलियम जोन्स ने इनकी इस बात की पुष्टि भी कर दी। अब वो बात आती है कि आर्य जब भारत में आए तो क्या एक साथ ही सारे आगे थे? नहीं, कबीलों में रहते थे। जिस कबीले का चारा समाप्त हुआ वो भारत की तरफ आते गए, आते गए, आते गए, है ना। अर्थात ये हुआ कि एक से अधिक कबीले भारत में आए और एक से अधिक समय काल में भारत में आए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कबीला था भरत कबीला, जिसके आधार पे ही इस देश का नाम भारत देश पड़ा है। भरत कबीला, भरत का जो राजा था सुदास था, इसके हम आगे चर्चा करेंगे। और ये पंचजन इनको कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक पंचजन है? पुरु यदु अनु ध्रुव तुवर्ष, नाम याद रखें, एक लाइन में इनको बोल दें, पुरु यदु अनु ध्रुव तुवर्ष। अब क्यों इनकी बात की जा रही है, आगे हम एक युद्ध देखेंगे, दशराग युद्ध, उस समय इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अब ऋग्वेद में नदियों की चर्चा है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ नदियां भारत की हैं, सिंधु की सहायक नदियां, सरस्वती, यमुना आदि नदियां, कुछ अफगानिस्तान की नदियां हैं। तो कुल 25 नदियां बताई गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल को जो है नदी सूक्त कहा जाता है। देखो 10वां मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां मंडल क्या क्या बात सबसे नया है। 10वें मंडल में क्या बात, नदी सूक्त, नदियों की चर्चा मिलती है। और 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की भी चर्चा मिलती है। तो इसलिए ये 10वां मंडल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, सबसे पवित्र नदी थी, वो सरस्वती नदी थी। ये सरस्वती नदी इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसको नदियों में अग्रमती यानी सबसे आगे अग्रवती माना गया है। विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, प्रज्ञा की देवी इसको माना गया है। अतः इसकी पूजा अर्चना भी की जाती थी सरस्वती नदी की, जो बाद में विद्या की या ज्ञान की देवी के रूप में स्थापित होगी। जो बेसिकली सरस्वती माता जो है वो बेसिकली एक नदी थी। तो कुछ नदियां हैं अफगानिस्तान की, ये हम देख लेते हैं। पहली है कुर्मू, पहली है कुर्मू। ये इसका प्राचीन नाम है, ये नवीन नाम है। गोमती, गोमल,
कुबा काबुल स्वास्तु स्वात, ये तो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मिलता जुलता नाम है। दो नदियां और हैं, एक है रासा जैक्सस और एक है हरिभद्र। ये सब की सब नदियां कहाँ हैं? ये अफगानिस्तान की नदियां हैं, ठीक है। कुर्मु कुर्रम, गोमती गोमल, कुबा काबुल, स्वास्तु स्वात। स्वात घाटी आपने नाम सुना होगा, जहाँ काफ़ी जो है आतंकवादी घटनाएं होती है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ है। रासा जैक्सस और हरिभद्र ये नदियां हैं अफगानिस्तान की। अब बात करते हैं भारत की नदियां कौन कौन सी है। तो ये देखो, ये प्रश्न पूछते हैं इस तरह से कि प्राचीन नदी का नाम है और वर्तमान नदी का नाम मैच मेकिंग में पूछते हैं। जैसे आपको यहाँ देंगे प्राचीन, या नदी देंगे प्राचीन नाम, नवीन नाम, है ना। तो यहाँ नदियों के नाम देंगे, वित्सता, अस्कनी, परुषणी, है ना। फिर इनको क्या करना, आपको मैच करना होगा, मैच मेकिंग करना होगा, कौन किससे सुमिलित है। तो आपको मैं ये याद करवा देता हूँ कैसे। देखो, वित्सता, सताओ मत, झिलाओ मत, परेशान मत करो, झेलम, झिलाओ मत, झेलम, ठीक हो जाएगी याद। अस्कनी, अस्कनी में देखो कान है, अस्कनी में क्या है, कान है, और कान है, चिन्ह है ना। ठोडी को चिन्ह कहते हैं, तो कान है, चिन्ह है, मिलता जुलता नाम हो गया ना। अस्कनी कान, चिन्ह, चिनाब। परुषणी पुरुष है, राव, राव नाम का कोई पुरुष है। शहद से शतुद्री, शह से सतलज, वैसे विपाशा, वैसे व्यास, ये सारी नदियां अब आपको कनेक्ट हो जाएगी। ये भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ, तो इसमें कहा गया है, देखो यहाँ ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र बताते हुए उसे नदियों की अग्रवती माना गया, नदियों में सबसे आगे, नदियों की माता माना गया है। वीणा, प्रार्थना की देवी, कविता की देवी, बुद्धि को तेज करने वाली देवी, प्रज्ञा एवं संगीत को प्रेरणादायी भी कहा जाता है। मतलब कुल मिला के ज्ञान की देवी है वीणा वादिनी, इसकी पूजा की जाती है ज्ञान की समृद्धि के लिए, ज्ञान के विकास के लिए। अब आगे हम बात करेंगे नदियों पे, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि गंगा की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार मिलती है? एक बार मिलती है। यमुना की चर्चा मिलती है 3 बार, तो गंगा की चर्चा मिलती है 1 बार, ठीक है। यमुना 3, गंगा 1, इनकी चर्चा मिलती है। अब आपकी ये नदियां भी क्लियर होगी। ये देखो, प्राचीन नाम और नवीन नाम है, आप इनको देख सकते हो। पुरुष है राव, वित्सताओ मत, झिलाओ मत, झेलम। कुबा है काबुल। आप एक तरफ क्या करें, इन पे हाथ रख लो, तो आप जो है आधुनिक नाम को ढक लो, प्राचीन नाम देखो, आंसर दो मेरे साथ में। पुरुष, परुषनी, पुरुष है राव। वित्सता, सताओ मत, झेलम। कुबा काबुल। ये दशदती, ये गग्गर नदी का नाम है, दशदती गग्गर, ठीक है। स्वास्तु स्वात, शतुद्री सतलज, अस्कनी कान, चिनाब, विपाशा वी से व्यास नदी, गोमती गोमल, सिंधु सिंध, कुर्मु कुर्रम। तो ये नदियां आपको होगी याद अच्छे से। अब बात करते हैं कि उत्तर पश्चिम तो हमने देख लिया। अगर आप देखें तो उत्तर पश्चिम और पूर्व की बात होगी ये कुल मिला के, कि आपने ये देखा भाई, यमुना गंगा इनकी बात कर ली, पश्चिम तक पूर्व तक विस्तार देख लिया, पूर्वी विस्तार, और आपने उत्तर पश्चिम की नदियां देख ली, यानी पश्चिम से विस्तार देख लिया। अब बात आती है कि जो मरुस्थल है, यानी बीच का भाग है, और जो दक्षिण का भाग है, यहाँ कहाँ तक फैले हुए थे ये। तो ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पर्वत का जिक्र मिलता है, और यह हिमालय पर्वत के संदर्भ में हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। हिमालय को क्या कहा गया है कि ये हिम से ढका हुआ है, हिम से वंत है, आवृत है, ढका हुआ है, ठीक है। हिमालय जो है इसको हिमवंत की संज्ञा दी गई है, हिम से ढका होने, बर्फ से ढका होने के कारण। परंतु आ रहे समय जो अरावली के दक्षिण में जो पर्वत है, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि इनसे परिचित नहीं थे। अभी केवल ये परिचित थे, तो हिमालय से और अरावली से, इनसे परिचित थे। ऋग्वेद में उल्लेख है मुंजवत पर्वत से सोम प्राप्त करते थे, मैंने आपको बताया भी था, ये मादक पदार्थ था जो कि यज्ञ आदि के समय ये पिया करते थे। मरुस्थल, जब सरस्वती नदी का नाम ही आ गया तो मरुस्थल से तो परिचित हो ही गए ना। सरस्वती नदी कहाँ बह रही है? राजस्थान में, तो मरुस्थल से परिचित है ये। अब आगे का जो क्षेत्र है ये हम देखते हैं
कि किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ये भी मैं आपको अच्छे से कनेक्ट करवा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखो, ब्रह्मव्रत कैसे याद करेंगे? देखो, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जो भगवान है, ब्रह्मा भगवान है ना, ये जो पवित्र नदी है उसी के आसपास रहेंगे ना। तो सरस्वती नदी और उसकी एक शाखा है दशरथी, उसके बीच में रहते हैं। ठीक है, सरस्वती दशरथी याद हो जाएगा। ऋषि कहाँ रहते हैं? जहाँ गंगा नदी है, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, ये भी याद हो जाएगा। मध्य देश मतलब बीच का प्रदेश, बीच का मतलब हिमालय से लेके और इसके बीच में तो रहते ही हैं, हिमालय और विंध्याचल के बीच में तो इनका निवास था। तो विंध्याचल के मध्य का क्षेत्र, हिमालय पे रहते थोड़ी थे, तो हिमालय और विंध्याचल इन दोनों के बीच में इनका निवास स्थान था, ये है मध्य देश। इसके बाद आर्यावर्त। आर्यावर्त देखो, आवर्त मतलब होता है घेरा, जहां आर्य निवास करते थे वह घेरा, यानी आर्यों का संपूर्ण प्रभाव जो क्षेत्र था, उत्तर वैदिक काल भी इसमें शामिल है, ये कहलाता है आर्यावर्त, आर्यों का संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र। अब आर्य और अनार्यों में संघर्ष हुआ था, तो वह कहानी जो है मैं आपको सुना देता हूँ, क्या घटना हुई थी। आप ये कहानी यहाँ देखें। ये भारत का ज्ञात प्रथम युद्ध है, इससे पहले अभी तक हमने कोई युद्ध नहीं देखा जिसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी में मिली है। इंद्र ने पुरों को ढहाया, सिंधु का विनाश किया, केवल ये विचार है, इसकी प्रमाणिकता नहीं है। भारत अब बात करते हैं इस युद्ध के बारे में। सातवें मंडल में इस युद्ध की चर्चा है। क्या है ये चर्चा? देखें, भरत एक कबीला है और भरत कबीले का जो राजा वो है सुदास। और भरत कबीला कहाँ है? परुष्णी नदी, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। भरत कबीला कहाँ है? परुष्णी या रावी नदी के किनारे है। सातवें मंडल में ये भरत कबीले की बारे में जानकारी है कि इस कबीले का राजा जो है ये है सुदास। भरत कबीले का राजा है सुदास, और इस सुदास का जो पुरोहित है वो कौन है? विश्वामित्र। सुदास का पुरोहित कौन है? विश्वामित्र। इस विश्वामित्र से इस सुदास का हो गया विवाद। ठीक है, तो जैसे इसका विवाद इससे होता है, तो ये क्या करता है, विवाद होते ही नया पुरोहित अपॉइंट कर लेता है, किसको? वशिष्ठ को। और ये विश्वामित्र नाराज होके चला जाता है 10 राजाओं के पास, जिसमें से 5 तो आर्य थे, 5 आर्य कबीले हैं और 5 अनार्य कबीले हैं। ठीक है, इन 5 आर्य 5 अनार्य कबीलों से जाकर एक संधि कर लेता है, और संधि में ये एक बात रहती है कि सुदास राजा को हम पराजित कर देंगे और भरत कबीले पर कब्जा कर लेंगे। 10 राजाओं का ये युद्ध था, क्योंकि टोटल राजा तो 11 हो गए ना, एक सुदास भी हो गया, लेकिन जो 10 जन हैं, इस आधार पे इसको दशराग युद्ध कहा गया है। तो ये 10 राजाओं ने एक साथ जाके जो है इस सुदास पर हमला किया। ये जो युद्ध होता है ये परुष्णी या रावी नदी के किनारे होता है। ये युद्ध कहाँ हुआ? परुष्णी, चूंकि सुदास कहाँ था? सुदास कबीला, भरत कबीला कहाँ था? सुदास राजा कहाँ रहता था? परुष्णी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो परुष्णी या रावी नदी के किनारे ये दशराग युद्ध होता है, और इस युद्ध में चूंकि राजा तो राजा ही है, तो सुदास विजयी होता है, और जो 10 कबीले हैं ये पराजित हो जाते हैं। 10 में देखो 5 आ रहे, तो पीछे कबीले आ गए, अनुयुद्ध, पुरु, द्रुह, तुवर्स, है ना। तो ये तो पंचजन जो थे वो तो 5 आर्य कबीले थे, 5 अनार्य कबीले भी इसमें शामिल थे, जो कि मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ और एक बार इसको पढ़ देता हूँ। देखो, क्या था कि सबसे प्रसिद्ध आर्य कबीलों का संघर्ष दशराग युद्ध के रूप में था, जो परुष्णी या रावी के तट पर ये युद्ध होता है। इसका कारण भरत जन को विश्वामित्र का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, भरत कबीला विश्वामित्र का पहले सहयोग था, इसी सहयोग के बल पर उसने व्यास और शत्रुंजय को जीता था, किंतु शीघ्र ही भरतों ने वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया। सुदास ने वशिष्ठ को गुरु बना लिया। इस बात से नाराज हुआ और विश्वामित्र ने भरत जन के विरोधियों का समर्थन कर दिया, और दशराग युद्ध में भरत के विरोध में 5 तो आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे, इन्होंने संधि कर ली। और माना जाता है कि इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई थी। और ये 10 जन कौन कौन से थे? देखो, 5 तो पंचजन हो गए, पुरु, यदु, अनु, द्रुह, तुवर्स, 5 तो ये आर्य कबीले हो गए, 5 अनार्य कबीले, अलीन, पक्त, बलानस, विषाणी और शिवी। अब आपको ये 10 के 10 कबीले याद होने चाहिए, एक साथ बोलो, पुरु, यदु, अनु, द्रुह, तुवर्स। पुरु, यदु, अनु, द्रुह, तुवर्स 5 आर्य कबीले। 5 अनार्य कबीले, उनको एक साथ आपको बोलना है,
वो क्या है? अलीन भक्त बलानस विषाणी शिवी। अलीन भक्त बलानस विषाणी शिवी, आंख बंद करके एक बार इनको बोल देना। 5 आर्य 5 अनार्य कबीले। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का विवरण मिलता है। और विश्वामित्र का अर्थ क्या है? जनजातियों का मित्र, क्योंकि जनजातियों से ही इसने जाके अनार्य कबीलों से जाके संधि वार्ता की थी। तो इसके बाद हम बात करेंगे राजत्व का सिद्धांत पे।